नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पिथौरागढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। पीएम के दौरे को लेकर जाएंगे पिथौरागढ़। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे पिथौरागढ़ सीएम और प्रदेश अध्यक्ष। पीएम के दौरे को लेकर पहुंचेंगे पिथौरागढ़। तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम और प्रदेश अध्यक्ष। पिथौरागढ़ के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। पीएम के दौरे पिथौरागढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ रहेंगे मौजूद। पीएम के दौरे को लेकर जाएंगे पिथौरागढ़। तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही उत्तराखंड का दौरा होने वाला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी अभय, जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, मुख्यमंत्री खुद हर एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ जनपद का दौरा है। जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कुछ देर में पिथौरागढ़ जनपद वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिथौरागढ़ जनपद में आ रहे हैं, उनके इस दौरे की तैयारियों की समीक्षा वहां पर करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे ताकि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो सफल रह सके। किसी प्रकार की कोई कमी वहां पर ना हो। अगर जब भी कुछ कमियां हैं तो उनको समय रहते दुरुस्त करने का काम वहां पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जा रहे हैं और इस समय कह सकते हैं कि जो पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी इस समय पद में ही मौजूद है। लगातार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वो अधिकारियों को दिशा निर्देश वहां पर दे रहे हैं, बैठ के वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ गाँव का भी दौरा करेंगे जो वाइब्रेंट विलेज के रूप में इस समय प्रदेश में है। और ऐसे में उन सीमांत गांवों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, सब उसके लिए कई ये कह सकते हैं जो परियोजनाएं, उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का काम भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान करेंगे। क्या उत्तराखंड में किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए। तो ऐसे में जब वो जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे तो उसके लिए भी वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी कड़ी कर दी गई है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह सकते हैं कि सत्ता में काम करना शुरू किया था, उत्तराखंड में विकास के लिए उनकी काफी अनुभूति देखने को मिली है। उत्तराखंड राज्य में विकास के जो आयाम है वो आयाम दिन प्रतिदिन नए आयाम यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, विकास की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जब पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे हैं तो राज्यवासियों को और खासतौर पर पिथौरागढ़ की जो जनता है उनको काफी उम्मीद है प्रधानमंत्री के दौरे से। जी, इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे के साथ ही साथ हर बार ये उम्मीद लगाई जाती है कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो राज्य के लिए कोई ना कोई बड़ी सौगात भी लेकर अपने साथ आएंगे, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं? उसके अलावा अभय, कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री के दौरे से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है और इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिथौरागढ़ जनपद का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वाइब्रेंट विलेज का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में यहाँ पर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सीमावर्ती गाँव के विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, केंद्र की योजनाओं में उन सीमावर्ती गाँव के विकास को लेकर कई कार्यक्रम संचालित करने के बाद प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऐसे में उनका दौरा स्वयं उस दिशा में काफी एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर कहा जा सकता है।
और इस बार ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो पिथौरागढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों को उनसे काफी उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिथौरागढ़ जनपद के दौरे के दौरान बूंदी गांव में जाएंगे, जो वाइब्रेंट विलेज है। इसके अलावा जौलीकुंड जाएंगे, जो कह सकते हैं कि सीमावर्ती जो पोस्ट है वहां पर जाएंगे। आदि ये जो पार्वती कुंड है, यानी आदि कैलाश का जो रास्ता है उस पर जो पार्वती कुंड है वहां पर जाने का काम उनका रहेगा। जागृत धाम में उनकी पूजा अर्चना रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के दौरे के और सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जब उत्तराखंड का जो पर्यटन होगा वो पर्यटन विश्व के मानचित्र पर नए स्वरूप में दिखता हुआ नजर आएगा। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की विशेष आस्था यहाँ पर रही है, विशेष यहाँ पर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के चारों धामों को लेजर रोड से जोड़ने का काम अभी तक किया गया। वो उसके अलावा उत्तराखंड में जिस प्रकार से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया, तो ऐसा में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो अन्य जो तीर्थ स्थल है, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, उनके विकास के लिए भी सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है। उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो पर्यटन से जुड़ी है, तो उसको और मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर करेगा। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार के साथ साथ राज्यवासियों को भी बड़ी उम्मीद है यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे से, जिसमें उनके द्वारा पिथौरागढ़ में जो जनसभा भी संबोधित की जाएगी, उससे पहले जो विकास कामों के शिलान्यास और लोकार्पण जो कार्यक्रम होंगे उसमें विभिन्न योजनाओं के सौगात भी देने का काम किया जाएगा। जी, इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, कार्यकर्ताओं की यदि बात करें तो किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां कार्यकर्ताओं के द्वारा चल रही हैं? बिल्कुल, इस समय कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो लोकसभा सीट है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हर कार्यकर्ता इस समय अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता हुआ नजर आ रहा है। स्वयं ये कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश नामक संगठन, जनपद के जो प्रभारी मंत्री हैं, बीजेपी के जो प्रदेश जनपद की जो कार्यकारिणी है, वो लगातार यहाँ पर काम करती है। प्रधानमंत्री के दौरे को किस प्रकार से सफल बनाया जा सकता है उसको लेकर लगातार वो यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा समझा जा सकता है कि बीजेपी को उत्साहित नहीं, जो है या खासतौर पर पिथौरागढ़ की जो जनता है वो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं कुछ न कुछ सौगात जरूर देखा जाता है। इस बार भी वो विकास कार्यों की उन योजनाओं की सौगात यहाँ पर देंगे जो सीमावर्ती जनपद के विकास के लिहाज से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और आने वाले दिनों में विकास के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर भी स्थापित होगा। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि केदारखंड के बाद मानस खंड के विकास को नई दिशा देने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम से करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड पहुंचे हैं तब उन्होंने उत्तराखंड को कुछ न कुछ नई सौगात जरूर दी है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान सीमांत जिले पिथौरागढ़ और चमोली जिले को सौगात मिल सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सियासत भी तेज हो चुकी है। जहां एक और बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तंज कसती नजर आ रही है। बड़ी बात क्या होगी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो उसे उत्साह की दृष्टि से देख रहे हैं और उनका आना स्वाभाविक रूप से अनेकों चीज़ों को हमें इस सौगात के रूप में मिलती है, वो हमें मिलेगी ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं। अब आप देखिए जोशीमठ में जिस प्रकार से 1845 करोड़ रुपए हमें मिला, जिस प्रकार से G20 का हमें लगातार 3 बैठकें करने का मौका मिला, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण मिला है। तो उम्मीद कर रहे हैं उनका आना, चूँकि इस बार हमारे यहाँ जो 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड टूटा है। पिछली बार 47 लाख कुछ हज़ार का था, अभी तक 48 लाख लोग अभी तक हमारे श्रद्धालु चारों धामों में आ चुके हैं। ये का कारण क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री पिछली बार जब केदारनाथ जी की उस गुफा में बैठ के उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया था कि आप आइए, तो हमारा आंकड़ा बढ़ा।
देहरादून में 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है। बता दें कि उनका जागेश्वर धाम में आगमन होना है, साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पीएम मोदी पर साफ आरोप लगाया है। बता दें कि पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो आ रहे हैं, कुछ जुमलेबाजी कर चले जाएंगे, और कहा कि क्योंकि 2024 पास है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव घोषित होते ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान देवभूमि पहुंचे, जहां उत्तराखंड में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्य सरकार की ओर से उनका स्वागत किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने धामी सरकार की तरफ से नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून को लेकर सरकार की प्रशंसा की है। साथ ही साथ सीएम धामी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य की सूची में शामिल करने का संकल्प सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सियासी समीकरण भी बनने लगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने दावा किया है कि 5 राज्यों में भगवा लहराएगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जनता बीजेपी के चेहरे को पहचान चुकी है, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी सभी जगह सरकार बनाएगी, कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार का काम डबल इंजन की सरकार में हमारे अन्य राज्यों में हो रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमाम राज्य हो, या मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है तो वहाँ पर जो काम है, जिस प्रकार से हमने काम किया है और डबल इंजन ने जिस प्रकार से राज्यों में काम किया है, उसको देखते हुए देश के अंदर जिस प्रकार से अन्य राज्य निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सारे 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार कंफर्टेबली हम देहरादून में नगर निगम 5 साल बाद मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने जा रहा है, जिसमें शहर की 129 बस्तियों के कुल 40,000 घरों को शामिल किया गया है। वहीं करीब 28,000 पर अभी भी इस दायरे में नहीं है। ऐसे में बीते करीब 5 सालों में नियम को लाखों राजस्व की हानि हुई है। बता दें कि मलिन बस्ती नियमितीकरण नियमावली के अनुसार साल 2016 के बाद से बनी बस्तियों को टैक्स नहीं लिया गया। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि मलिन बस्तियों में भवन कर जमा कराए जाने के बाद शिविर लगेंगे और इसके बाद निगम के आधार पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ निगम कार्यालय भी ये कर जमा करा सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिस किसी का हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ है वह समय से पहले हाउस टैक्स जमा करा ले, जिससे वहां पेनाल्टी से बच सके। जो है लगातार जो है जो हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, जब 2018 में हम यहाँ चुन के आए थे तो उस समय हाउस टैक्स के रूप में 17 करोड़ रुपए हमारे को मिलते थे। आज जो है 52 करोड़ रुपए पिछले वर्ष हमें मिले हैं और इस वर्ष भी जो है मुझे लगता है कि हमारा 35 करोड़ से ऊपर जो है टैक्स आ चुका है। तो इस बार लक्ष्य हमारा है कि 75 करोड़ रुपए जो है हम इस वर्ष जो है हाउस टैक्स के रूप में उन्हीं पुराने वार्डों से हम वसूल करेंगे। तो टैक्स में जो टैक्स नहीं देते उन पे लगातार जो है उन पे कार्रवाई की जा रही है, लगातार उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। तो टैक्स जो नहीं देता, मेरा सभी से अनुरोध है कि समय पर टैक्स दे देंगे तो जो उन पे 4 गुना पेनल्टी का जो प्रावधान है उससे भी बचेंगे और समय पर टैक्स देंगे तो उनको जो ब्याज लगता है उससे भी वो बच पाएंगे। फी का जो टैक्स है बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि सभी बस्ती वालों को टैक्स लिया जाएगा। उस कड़ी में हमने ब्रह्मपुरी जो हमारा वार्ड है वहाँ से टैक्स की शुरुआत करी है। कैंप लगा रहे हैं सब जगह और जो क्षेत्रीय जनता है वहाँ पर जो है अपना टैक्स जमा करा रहे हैं। टैक्स के साथ साथ कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं, वहाँ जाकर उन समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। टैक्स में कुछ दिक्कतें भी आ रही
निकट भविष्य में जो है उन टैक्स की जो दिक्कत आ रही है उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। सर टैक्स में दो चीज़ हैं, एक तो कुछ बस्तियों में 2014 से टैक्स नहीं लिए गए, कुछ बस्तियों में 2016 से नहीं लिए गए। ऐसे में अगर वो टैक्स जो है एक साथ उनसे लेंगे तो उन पर ब्याज भी बहुत लगेगा, इसलिए बोर्ड ने निर्णय किया था कि हम इस टैक्स को जो है एक वित्तीय वर्ष का जो है हम उनसे टैक्स लेंगे, तो एक साल का ही हम उनसे टैक्स ले लें ताकि उन पे जो है वित्तीय भार भी ना पड़े और वो अपना टैक्स जो है जमा कर सकें। सर कुछ उत्तराखंड में स्कूल बस ड्राइवर को प्रशिक्षण देने के बाद अब आरटीओ देहरादून स्कूल वैन ड्राइवर को प्रशिक्षण देने की पहल करने जा रहा है। बता दें कि स्कूलों की छुट्टी के वक्त शहर में जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरटीओ इस पहल को करने जा रहा है। साथ ही आरटीओ स्कूल वैन चेकिंग अभियान से मंगलवार को इसकी शुरुआत करने जा रहा है। तो वहीं ये भी देखा जाएगा कि स्कूल वैन कहीं जर्जर हालत में तो नहीं है। किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर 20 दिन का वक्त संचालक को दिया जाएगा, जिसके बाद व्यवस्था ठीक न होने पर संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान भी आरटीओ ने रखा है। देखिए, सबसे पहले तो देहरादून में हमारे यहाँ दो तरह के वाहन स्कूल से संबंधित हैं। पहले स्कूल बसेस जो स्कूल के नाम पर है, इसके अलावा छोटी वैन्स हैं जिनकी संख्या लगभग 500 से 550 है, जिनके माध्यम से बच्चे जाते हैं। आरटीओ के माध्यम से हम लोग सबसे पहले वाहनों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनको एक परेड ग्राउंड पर बुलाया जाएगा। ये प्रोग्राम चलेगा मंगलवार से, जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इन वाहनों का वेरिफिकेशन होगा। इस दौरान ये देखा जाएगा कि स्कूल वैन अंदर से ठीक है कि नहीं, उसके कागज ठीक है कि नहीं, उसकी बॉडी में कोई जैसे बॉटल रखना या सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप है कि नहीं। उसके साथ साथ हम लोग ड्राइवर का भी वेरिफिकेशन करेंगे कि उसके पास लाइसेंस है, और उसको हम काउंसलिंग भी करेंगे कि स्कूल के बच्चों को ले जाते वक्त किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यतः काउंसलिंग में 2 चीज़ें कवर करेंगे हम। एक तो रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे, और उतना ही जरूरी हम बताएंगे कि ट्रैफिक कॉन्जेशन जो सुबह होता है कैसे वो गाड़ी चलाएं जिससे कि सुबह सुबह सड़कों पर ट्रैफिक कॉन्जेशन ना हो। हरिद्वार में पुलिस को बीते महीने सूचना प्राप्त हुई। बता दें कि हिल बाईपास रोड रबर फैक्ट्री के सामने जंगल के अंदर एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नरेंद्र सिंह रावत, कोतवाली प्रभारी भावना कैंथोला फोर्स। वहीं इस पूरे मामले में एसएसपी प्रेम सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने बताया कि शव के शिनाख्त और घटनाक्रम के खुलासे के लिए 7 टीमें गठित कर मॉनिटरिंग की कमान स्वयं संभाली गई। देहरादून में राज्य के शिक्षक अपनी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बता दें कि शिक्षकों ने 16 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ शिक्षकों ने सरकार को 30 अक्टूबर तक का समय दिया है और चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने की दिशा में आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, हमारे उनके प्रति पूरा सम्मान का भाव है। उनकी मांगे जिन पर सरकार विचार कर रही है। निश्चित रूप से शिक्षक समाज के निर्माता है और हमारे उनके प्रति पूरा सम्मान का भाव है, और उनके जो मांगे हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। पूरे विषय तकनीकी विषय है, उन पर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। उसका निराकरण क्या हो सकता है, ये धीरे धीरे इस पर कार्रवाई गतिमान है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक मौजूद रहे। बता दें कि डोल मार्ग के पास में होटल रिवर व्यू के कसीनो के मामले में सफेद पोश लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि सबको पता है कि होटल भाजपा के नेता के द्वारा संचालित था, तो आखिर पुलिस होटल के मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जिसको लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। निसंदेह आज इसी बात की आवश्यकता है। हमारे बीच में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष राहुल चिंबाल जी भी आ गए हैं। आपका सहयोग हमेशा रहता है और आप बढ़ चढ़ के मैं चाहूंगा
हमेशा पोस्ट मत कीजिए, सत्ताधारी सफेद पोस्ट कीजिए कहिए, क्योंकि चाहे किसानों की हत्या हुई हो 5 किसानों के थार से कुचल के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग अपमान हुआ हो, चाहे अंकिता के साथ हुआ हो, चाहे वो पुरोला की घटना हो, चाहे ये कैसीनो कांड हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई बड़े लोग हैं जो वीआईपी कल्चर जो इनका है उस पे है। और इस कांड में तो मैं सीधे सीधे कहूंगा, सीधे सीधे आपने बार बालाओं पे कार्रवाई कर दी, आपने जुआ खेलने वालों पे कार्रवाई कर दी, लेकिन जिसका होटल है, जो मालिक है होटल का और उसके जो पार्टनर्स है, उनके नाम पे सीधे सीधे खुले हुए उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक जांच का विषय है। एसएसपी ने अच्छा काम किया, वो यहाँ स्मैक पकड़ी 1 करोड़ की, उसके बाद इसमें छापा डाला, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का और पुलिस के आला अधिकारियों के दबाव में मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई नहीं। देहरादून के नकरौंदा पिंडो वैली में दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को आबादी से दूर अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों में गांव के क्षेत्र के लोगों ने शासन प्रशासन की अनदेखी से आंदोलनकारी बेहद नाराज है। बता दें कि रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आंदोलनरत लोगों के बीच पहुंचे। आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हठधर्मी बन गई है। तो वहीं आज खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने भी आंदोलन को समर्थन देकर शासन प्रशासन से लोगों की मांग पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने यह भी कहा है कि जब गांव के लोग नहीं चाहते कि योजना बने तो फिर लोगों की मांग की अनदेखी कर प्लांट का निर्माण करना गलत है। माताएं बहनें हमारे युवा साथी सब लोग 15 महीने से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लोगों को जब लोगों ने आंदोलन भी किया सड़क पर तो उन्हें बंद कर दिया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। मेरा मानना है कि अगर किसी क्षेत्र के लोगों को किसी योजना से लाभ नहीं है या उनकी सहमति नहीं है तो उन योजनाओं को नहीं चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जल स्रोत यहाँ फूट रहे हैं ज़मीन से, उन फूटते हुए जल स्रोतों के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य भविष्य में किसी बड़ी प्रलय को, किसी बड़ी घटना को निमंत्रण देना होता है। क्योंकि जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे जल स्रोत हैं और वो लगातार फूट रहे हैं, उनकी चौड़ाई 32 इंच, 30 इंच, 25 इंच है, तो आप उसके ऊपर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद पूरे शहर का मलमूत्र एक जगह लाकर उसको आप कह रहे हैं हम क्लीन करके विसर्जित करेंगे, यहाँ से फिर आगे गंगा जाएगा, फिर आगे से वो गंगा जी में मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की योजनाओं को करने से पहले सरकारों को सोचना चाहिए। पिथौरागढ़ में तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में एक हादसा हो गया, जहां पहाड़ी में गिरे बोल्डर और मलबे की चपेट में आने से वाहन दब गया। बता दें कि वाहन में 7 से 9 लोगों की दबने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं पीएम के कार्यक्रम से पहले भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट लिपुलेख सड़क हादसा होने से एक ही घर के 3 बच्चे के दबे होने की जानकारी मिली है। और पीएम के कार्यक्रम के लिए जा रहे जवानों के साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रेस प्रतिनिधि भी सड़क बंद होने में फंस गए। बताया जा रहा है कि सड़क खोलने में समय लग सकता है। हालांकि देर शाम तक आईटीबीपी और एसएसबी के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक एक शव को बाहर निकाला गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।